हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज सीपीसी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुआ। ये 2018 एचजीएस के 1 फेज में पूछा गया है, और ये पिछली जो पेपर हैं उसमें देखा कि ये रिपीट नहीं हुआ है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीपीसी के अंदर इसके रिपीट होने की आगे संभावना बनती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको शब्द सीमा और समय सीमा का ध्यान रखते हुए लिखने का प्रयास किया गया है। तो जो प्रश्न है वो ये है कि सिविल वादों में संधि पत्र यानी कि कंप्रोमाइज इन सिविल सूट का विस्तार क्या है, स्कोप पूछा गया है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंप्रोमाइज इन सिविल सूट। और दूसरा क्वेश्चन साथ में है, क्या संधि पत्र में ऐसी संपत्ति सम्मिलित की जा सकती है जो वाद की विषय वस्तु नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, संधि पत्र के मामले में विबंध का सिद्धांत कहां तक लागू होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है वो उतना ही लिखना है, ब्रीफली एंड सॉलिडिटली। संक्षिप्तता और ठोसता, सारगर्भिता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मार्क्स भी आपको लेने हैं। केवल आंसर करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, आपने आंसर किस हद तक किया है, अपने परीक्षक को, एग्जामिनर को किस हद तक संतुष्ट किया है, इस बात के मार्क्स मिलते हैं। तो आपके पास पेपर में छोटे बड़े सब मिला करके पार्ट बाई देखा जाए तो 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 22 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हर क्वेश्चन के साथ 2 या 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं। टोटली क्वेश्चन आपके पास जो होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के लिए जो टाइम आप अलॉट करेंगे वो टाइम आप 180 मिनट्स को ही डिवाइड कर पाएंगे। तो अगर आप सबको डिवाइड करेंगे तो आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एवरेज 7 से 9 यानी कि 7 to 9 मिनट्स आपको मिलेंगे। आप एवरेज निकाल लीजिए, उतने ही मिनट पे आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। इतना लेंदी आंसर हो आपका कि इतने मिनट में आप लिख लें, और उतने ही मिनट के अंदर उतने ही शब्दों में आप प्रश्न में पूछी गई सारी बातों को बता दें। ये आपको ध्यान रखना है। एचजीएस का एग्जाम यदि आप मेन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं हर वीडियो में करीब ये बातें बताता हूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों से इसलिए कर लेता हूं क्योंकि ये जरूरी है आपको बार बार बताना, ताकि आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाए। आप इस आंसर को, मैं फिर कहता हूं, खुद लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और इससे अच्छा भी आप लिख सकते हैं तो लिखिए। लेकिन मेरा ये प्रयास है आपके साथ। शुरू करते हैं आंसर को।
तो देखिए, इस आंसर के लिए आपको समझौता डिक्री के संबंध में लिखना है। और ये जो व्यवस्था है वो सीपीसी की का जो आदेश 23 है, आदेश 23 का नियम 3 है, उसमें इस संबंध में व्यवस्था की गई है। इसमें प्रावधान किया गया है समझौता का। तो ये एक्चुअली पक्षकारों के मध्य जो एक करार होता है, या वो जो एक अपना करार करते हैं, समझौता करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिक्री होती है, जिसमें इस समझौते या करार में सिर्फ न्यायालय अपनी मुहर लगा देता है एक तरह से, और वो समझौता डिक्री हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इतना है। इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है। तो हम पहले आंसर करते हैं, फिर वो 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अगर वो 3 बातें आपको याद रह जाएंगी तो आंसर आप लिख जाएंगे। तो पहला है कि ये याद रखना है कि सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 में इसकी व्यवस्था की गई है। तो सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 में सिविल वादों में संधि पत्र या समझौता का प्रावधान किया गया है। अब शुरू कर देते हैं। उसमें आर्डर के रूल में क्या बताया गया है। तो वाद संसित करने के पश्चात यदि पक्षकार समझौते के इच्छुक हैं या समायोजित करना चाहते हैं अपने डिस्प्यूट को, या निपटारा चाहते हैं अपनी समस्याओं से, जो भी डिस्प्यूट उनके बीच में है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये बताया गया है आदेश 3 में बताया गया है, आदेश 23 नियम 3 में बताया गया है। परंतु कर तो सकते हैं, परंतु उन्हें ऐसा एक करार या समझौते के माध्यम से करना होगा। इसके बिना नहीं कर सकते। समझौता या करार करना ही होगा। अपने समायोजन यदि वो चाहते हैं तो, समझौता करना चाहते हैं तो, और यह समझौता लिखित एवं पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। और ऐसा समझौता केवल वाद के पक्षकारों के मध्य होगा, जिनके जो वाद के पक्षकार हैं, जिनके बीच जो डिस्प्यूट है, उन्हीं के मध्य होगा। अब आगे देख लेते हैं। आदेश 23 नियम 3 के अनुसार जब न्यायालय का यह समाधान कर दिया जाता है कि पक्षकार अपने लिखित एवं हस्ताक्षरित विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा वाद पूर्णतः या भागता समायोजित किया जा चुका है, यह प्रतिवादी वाद की पूरी विषय वस्तु के संबंध में या उसके किसी भाग के संबंध में वादी की तुष्टि कर देता है। 2 बातें। वहां न्यायालय ऐसे समझौते के अब लिखित किए जाने का आदेश देगा और उसके अनुरूप डिक्री पारित करेगा। और यहां एक स्पष्टीकरण है, लेकिन जहां समझौता भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य या शून्यकरणीय है तो उसे विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा, मतलब फिर ऐसी डिक्री पारित न्यायालय नहीं करेगा। तो ये एक था कि सिविल वादों में संधि पत्र का विस्तार क्या है। तो आपने विस्तार बता दिया। आदेश 23 नियम 3 के अनुसार आपने बता दिया कि वाद संचित करने के पश्चात यदि पक्षकार समझौते के इच्छुक हैं, वो समायोजित करना चाहते हैं या आप निपटारा करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। परंतु ऐसा करने के लिए उन्हें एक करार या समझौता करना पड़ेगा, और करार और समझौते के माध्यम से ही वो ऐसा कर पाएंगे। शर्त ये है कि यह करार या समझौता लिखित हो और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित हो, और ये समझौता या करार वाद के पक्षकार के मध्य ही होगा, अन्य किसी के मध्य नहीं होगा। अब अगर इतनी व्यवस्था हो चुकी है तब हम न्यायालय का समाधान करेंगे। तो आदेश 23 नियम 3 के अनुसार जब न्यायालय का यह समाधान कर दिया जाता है कि वही पक्षकार अपने लिखित एवं हस्ताक्षरित विधिपूर्ण करार या समझौते के द्वारा वाद का पूर्णतः या भागता समायोजित किया जा चुका है,
ये हम न्यायालय का समाधान कर देते हैं नियम 3 के तहत। और या फिर प्रतिवादी वाद की विषय वस्तु के संबंध में, पूरी विषय वस्तु के संबंध में या उसके किसी भाग के संबंध में वादी की तुष्टि कर देता है। ये दो बातें हो जाती हैं। तो अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि ये हो गया है, तो फिर न्यायालय ऐसे समझौते के अब लिखित किए जाने का आदेश देगा और उसके अनुरूप वो डिक्री पारित कर देगा। लेकिन जहां ऐसा करार या समझौता भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत शून्य या शून्य करनी है, तो फिर आप उसे विधिपूर्ण नहीं समझा जाएगा। ये आपको इतना कंसेप्ट ले लेना है, इतना ही लिखना है ब्रीफ में। इसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर करना है। वो पूछता है, क्या संधि पत्र में ऐसी संपत्ति सम्मिलित की जा सकती है जो वाद की विषय वस्तु नहीं है? तो बिल्कुल की जा सकती है। आदेश 23 नियम 3 में ये बता दिया गया है कि आदेश 3 नियम 3 के अंतर्गत जो समझौता किया जाता है वह ऐसी संपत्ति के संबंध में भी हो सकता है जिसका वाद की विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं हो। लेकिन बस ये लेकिन बार बार आपको याद रखना है। लेकिन ऐसे मामले में डिक्री पारित हो जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, यानी कि उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है जो वाद की विषय वस्तु नहीं रही है और उसके संबंध में न्यायालय ने डिक्री मामले में पारित कर दिया है। और इस बात को सोमदेव बनाम रतिराम 2006 सुप्रीम कोर्ट के मामले में बताया गया है। तो कोष्टक में आप ये लिखते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो चीज है वो इसी मामले में बताया गया है, अवधारित किया गया है। तो आप इसको हेडिंग भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया तो हमने क्वेश्चन को ही हेडिंग ले लिया और इसको हमने कोष्टक में लिख दिया। आप आगे पीछे अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इस मामले में यही बात बताई गई है। आदेश 23 नियम 3 के अंतर्गत जो समझौता किया जाता है तो वहां ऐसी संपत्ति के संबंध में भी हो सकता है वह समझौता जिसका वाद की विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है। और यदि इस समझौते के तहत इस मामले में कोई डिक्री पारित कर दी जाती है तो फिर उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। ये सोमदेव बनाम रतिराम के मामले में बताया गया है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संधि पत्र के मामले में विबंध प्रवर्तन होगा। ये समझौता है, डिक्री के मामले में विबंध प्रवर्तन होगा। तो जी हाँ, विबंध प्रवर्तन होगा, लेकिन प्रयाग न्याय का प्रवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो डिक्री ऐसी नहीं होती जो मेरिट पर पारित की गई होती है। गुणों दोष के आधार पर उसको सुना गया होता है, इसके बाद पारित की गई होती है। ऐसा उसके अंतर्गत कोई गुण नहीं होता। तो इसलिए इसमें विबंध तो प्रवर्तन होगा और वो सिर्फ उन्हीं पक्षकारों के मध्य बातकारी होगी जिनके मध्य ये समझौता हुआ है। तो इसमें हम लिख देंगे कि समझौता डिक्री पक्षकारों के करार पर केवल न्यायालय की मुहर है। तो यानी कि समझौता डिक्री जो भी होती है वो उसका मात्र सिर्फ न्यायालय की उसमें मुहर लग जाती है, बाकी समझौता पक्षकार आपस में कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए समझौता डिक्री पक्षकारों के करार पर केवल न्यायालय की मुहर है, इसलिए ऐसी आज्ञप्ति प्राज्ञाय के रूप में प्रयोग नहीं होती, लेकिन यह विबंध का सृजन करती है और उनके ऊपर उसी प्रकार बंधनकारी होती है जैसे अन्य डिक्री बंधनकारी होती है। तो बता देना है कि संधि पत्र के मामले में विबंध का प्रवर्तन होता है और उनके ऊपर समझौता डिक्री या इस प्रकार पारित डिक्री उसी प्रकार बंधनकारी होती है जैसे कोई अन्य डिक्री बंधनकारी होती है, तो प्रबंध का सृजन करती है। हाँ, लेकिन प्रयाग न्याय लागू नहीं होता। प्रयाग न्याय का सिद्धांत समझौता डिग्री पर लागू नहीं होता। वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि वो मेरिट पर या गुण दोष के आधार पर सुनी गई और पारित की गई नहीं होती है। तो इतना आपको बताना है, यानी कि आपको अगर आपकी स्पीड लिखने की 20 से 25 शब्द पर मिनट है तो यह क्वेश्चन का आंसर आप 5 मिनट के अंदर लिख पाएंगे।
और अगर आप 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन लिख पाएंगे तो ये क्वेश्चन छोटा है, कोई क्वेश्चन बड़ा भी हो, आंसर ये आंसर छोटा है, कोई आंसर बड़ा भी हो सकता है। तो किसी में 5 मिनट लगेगा, किसी में 10 मिनट लगेगा, किसी में 8 मिनट लगेगा, किसी में 9 मिनट लगेगा। इस तरह से आपको ये लेकर के चलना पड़ेगा एवरेज, तभी आप पूरा पेपर कर पाएंगे, अन्यथा आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अपनी आप स्पीड देख लीजिए कि आपकी 20 से 25 के बीच में है या 20 से कम में है। अगर 20 से कम में है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और अगर 20 से 25 में है तब आपका एवरेज ठीक आएगा। कम से कम आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर 130 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स पर दे पाएंगे आसानी से। मैक्सिमम अगर आपको नहीं लिखना है तो इतने में हो जाएगा। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करूँगा तो मैंने अपना एक लिमिट बना के रखा है कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, पूछा गया हो, उसको मैं 150 टू 200 वर्ड्स के बीच में ही समेटने की कोशिश करूँगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जो है 150 के अंदर ही, 150 वर्ड्स के अंदर ही समेटने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका नेचर ही ऐसा है कि उसको कम में नहीं कर सकते हैं, उसको लिखना ही पड़ेगा, वो बात बतानी ही पड़ेगी हमको, तो वो 200 वर्ड्स तक चला जाएगा। तो अगर 200 वर्ड्स तक चला जाएगा और आपका स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट है तो आप इस क्वेश्चन को 10 मिनट में लिख पाएंगे। और अगर आप 10 मिनट में लिख पाएंगे, कोई 8 मिनट पे लिख पाएंगे, कोई 9 मिनट पे लिख पाएंगे, तो जो पेपर आएगा आपका उसमें नंबर आप क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपका एवरेज कितना जाना चाहिए। अगर टोटल मिला करके 20 क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर आपका कितना जाना चाहिए। अगर 18 क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर आपको कम से कम 10 मिनट पर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एवरेज देखना और डालना पड़ेगा, तो हमें प्रैक्टिस पर रहना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करते रहिए, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देता रहूँगा। क्योंकि मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो प्रैक्टिस पर हैं और वो नोट्स या तो बना नहीं पा रहे हैं या उनके पास समय नहीं है, काम उनके पास ज़्यादा है और उनका प्री क्वालिफाई हो गया है। तो ऐसे भाई बहनों के लिए मैं ये अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अगर वो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो, मेरा जो वीडियो है इससे अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज, कम से कम लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक नोट्स आपके पास आ जाएंगे, उनको आप रिवाइज कर पाएंगे। आपको एक प्रकार से रेडीमेड मटेरियल और एथेंटिक मटेरियल आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। और अगर ऐसा आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन मैं आपको वही दूंगा जिनको जो पूछे गए हैं या जिनको पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। ठीक उतनी ही संभावना बनती है मेरे क्वेश्चन और एचजीएस मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बीच में उतनी ही संभावना बनती है जितनी संभावना मृत्यु की आपराधिक मानववध और हत्या में होती है। आपराधिक मानववध और हत्या दोनों में संभावनाओं का खेल है। तो दोनों के बीच संभावनाओं में जितना अंतर है उतना ही मात्र अंतर मेरे क्वेश्चन और एचजीएस एग्जाम के में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बीच मिलेगा। इससे ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, ऐसी मेरी कोशिश है। और मैं अपनी कोशिश पे कितना खरा उतरता हूँ ये हमारा एग्जाम बताएगा और ये मेरे वीडियो बताएंगे जब आप इनको एग्जाम के बाद फिर से एक बार देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अच्छा लगे, काम का हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।